हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज डिस्कस करेंगे हन्ना अरेंट, जो कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थॉट की कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट थिंकर तो है, लेकिन बहुत ही पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं है, ना ही इनकी कोई पॉलिटिक्स की बहुत ज्यादा समझदारी है, लेकिन इनके आइडियाज पॉलिटिक्स को बहुत कुछ देते हैं। इसलिए इन पे हम फोकस करते हैं। तो हन्ना अरेंट जो है कि जर्मन लेडी है, जीव है। तो इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसको लिखा। तो सबसे पहले फोकस कर लेते हैं इनकी लाइफ पे और इनके वर्क पे, किस तरह से इन्होंने काम किया। देख लेते हैं लाइफ। born on 1st October 1906। तो 1906 में पैदा होती हैं। फर्स्ट फेज ऑफ चाइल्डहुड इन क्वेंसबर्ग, ईस्ट प्रसा, एंड लेटर इन बर्लिन। तो जर्मनी उस समय उस तरह नहीं था, प्रसा था। हमने देखा है मार्क्स भी पैदा होते हैं प्रसा में। इस तरह के हेगल का आइडिया जो है, हेगल भी प्रसा में होते हैं। तो प्रसा था, और बाद में जर्मन स्पीकिंग जो लोग थे बाद में वो सारे मिलके जर्मनी बना लेते हैं। वो एक अलग आइडिया है, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। स्टडी क्रिश्चियन थियोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जो जर्मनी की कैपिटल है, वहां पे क्रिश्चियन थियोलॉजी पढ़ती है, जो धर्म शास्त्र है या कहते हैं कि धर्म की पढ़ाई करती हैं, वो पढ़ती हैं। इन 1924 शी ज्वाइन द मार्बर्ग यूनिवर्सिटी टू स्टडी फिलोसफी। और यहां से धर्मशास्त्र के बाद जो है वो फिलोसफी पे स्विच करती है। और फिलोसफिकल आइडिया जो है बाद में इनका पॉलिटिकल आइडिया से कैसे मैच करता है वो हम आगे देखते हैं। तो इनकी लाइफ में काफी कुछ हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मन हिस्ट्री जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो वहां पे हुआ, वो बहुत ही कह सकते हैं एक तरह से ट्रॉमेटिक था। एक खास कम्युनिटी के लिए जो कि जीव कम्युनिटी थी, और पूरे जर्मनी के लिए भी। आज भी जर्मनी के लोग उस चीज को याद नहीं करना चाहते हैं, जो जर्मन्स हैं वो भी याद नहीं करना चाहते, जिस तरह से हिटलर ने किया। और पर्टिकुलर एक खास कम्युनिटी जो जीव को है, उनको मारा गया रेशियल सुपरियरिटी के बेस पे। वही, और जिसी आइडिया ने उनको ये हन्ना अरेंट को पढ़ने के लिए मजबूर किया कि हम आज उनको पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके आइडिया उन्होंने सेल्फ एक्सपीरियंस किया था, जिसको हम फिनोमेनोलॉजी कहते हैं। उस तरह से उन्होंने काम किया। तो देख लेते हैं 1929 सी मेट गुंटर स्टर्न, अ जूइश फिलोसोफर। इनसे काफी इंस्पायर होती हैं जूइश फिलोसोफर से। और बाद में उन्होंने 1930 में इनसे शादी कर ली। लेकिन ये शादी बहुत ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था। और बाद में ये लोग भाग जाते हैं, क्योंकि 1933 में फेयरिंग नाजी प्रोसिक्यूशन सी फ्लेड टू पेरिस। तो पेरिस भाग जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग जो नाजी थे उस समय के, जो जर्मन सुपीरियर रेस की बात कर रहे थे, हिटलर के अगुवाई में, या जो उनका रेजिम था हिटलर का, वहां पे क्या हो रहा था कि ज्यूस को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, कंसंट्रेशन कैंप बनाए गए, लोगों को केस चला के मारा गया, हॉलोकॉस्ट बनाए गए, जिसमें कह सकते हैं कि गैस चैम्बर, इस तरह की जगह जहां पे रखा जाता था ज्यूस को। और कोई भी गलती बता के, किसी भी तरह से उनको ब्लेम करके, और हिस्टोरिकल ब्लेम लगा कि उनकी वजह से हम लोग गरीब हो गए, या इन्होंने हमारे ऊपर इतना अत्याचार किया, इस तरह की चीजें। और ये लोग इंफीरियर रेस हैं, ये लोग पैसे कमाते हैं। और इसकी वजह से उनके अगेंस्ट में जो जनता के बीच में भी एक नफरत भर दी गई कि इन लोगों की वजह से सारी प्रॉब्लम्स है। और उसकी वजह से प्रोसिक्यूशन चल रहा था। अब ये डर के यहां से भाग जाती है अपने जान बचाने के लिए। बहुत से ज्यूज भागे गए। आप जो पूरा एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल है, अगर आप उसको देखेंगे, तो वो पूरा इसीलिए होता है क्योंकि ज्यूज जो थे उनको हटा के बसाया गया फिलिस्तीन में। और आज के समय आप देख सकते हैं, वो एक अलग डिबेट है कि ज्यूज जहां बसाए गए फिलिस्तीन, उसी फिलिस्तीन पे पूरा कब्जा करके आज इसराइल बन गया है। तो एक अलग बात है कि जहां पे उन्होंने खुद एट्रोसिटी झेली थी, आज फिलिस्तीनी जो पैलेस्टाइन है या फिलिस्तीनी जो लोग हैं उन पे खुद एट्रोसिटी कर रहे हैं। तो वो, लेकिन यहाँ पे ज्यूज ने बहुत ज्यादा बुरा हाल देखा, क्योंकि लोगों को मारा जाता था कंसंट्रेशन, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता था बिना किसी गलती के भी, सिर्फ एक नफरत के आधार पे। तो और लेकिन पर्सनल लाइफ में भी इनके बहुत कुछ चला। इन्होंने कई शादियां की। इसके बाद 1939 में सी डिवोर्स टू स्टर्न, उनसे डिवोर्स कर लेते हैं, एंड मैरिड टू ब्लूचर इन 1940। उसके बाद ये चली जाती हैं। आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वॉर सी फ्लेड टू यूएसए, क्योंकि अब क्या हुआ 1940 के बाद एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने लगा। तो उस समय ये यूएसए में जाती है, यूएसए को सेफ मिलता है। 1941 में यूएसए चली जाती है। यूएसए से इनको दो चीज मिलती है कि एक तो इनकी जान जो है, लाइफ
सेफ हो जाती है। एट द सेम टाइम सी गॉट टू नो अबाउट द लिबरल कल्चर की लिबरल आइडिया क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, और किस तरह से सभी को अपनी फ्रीडम है लाइफ जीने का उसको। और काफी हद तक उस पीरियड में 1941 से लेके 75 में जब उनके देहांत होता है या उनकी डेथ होती है, तो उससे उस समय तक अगर हम देखें तो काफी कुछ लिखती है, लेकिन कोहेरेंस जो नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत वो अपने लिए लिखती थी कि खुद लिख के रखी रहती थी, वो एक नॉवेल की तरह या कह सकते हैं, लेकिन बाद वो हिस्टोरिकल कह सकते हैं फैक्ट्स की तरह भी यूज होता है, और एक आइडिया की तरह भी कि इनका क्या आइडिया था, किस तरह कुछ जेन्युइन आइडिया इन्होंने जनरेट किए, वो हमारे पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। तो हम देखते हैं आगे। तो देख सकते हैं एरेंट थॉट जो है, उनके विचार क्या है, दैट इज शी नेवर रोट एनीथिंग दैट वुड रिप्रेजेंट अ सिस्टमैटिक पॉलिटिकल फिलॉसफी। एज आई टोल्ड यू कि इट वाज नॉट अ सिस्टमैटिक राइटिंग, कि कोई सिस्टमैटिक राइटिंग नहीं थी कि बहुत कोई थ्योरी बना रही है, कोई आइडिया दे रहे हैं, कोई थॉट दे रही है, ऐसा नहीं था, वो अपने लिए लिख रही थी। बट इसमें कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी जनरेट हो जाती है, और वो जो उस समय का माहौल था वो क्यों हो रहा है उसको एक्सप्लेन जानने की कोशिश की, क्यों हो रहा है, ये आइडिया जो था उनको बना देता है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी। राइटिंग कवर्स मैनी डाइवर्स टॉपिक्स सच एज टोटलिटेरियनिज्म। तो टोटलिटेरियनिज्म ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अरेंट का कह सकते हैं कि इनको मैच द फॉलोइंग जैसी चीजें हुए टोटलिटेरियनिज्म से, इनके ऊपर बहुत काम किया। तो सबसे अधिक कि टोटलिटेरियनिज्म क्यों आ जाता है, कैसे होता है, जो कह सकते हैं कि सर्वसत्तावाद, हिंदी में कहेंगे सर्वसत्तावाद, ठीक, कि सारी शक्ति कुछ लोगों में, ऊपर के लोगों में सीमित हो जाएगी, ये इस तरह की चीजों को कि एक दो या एक ग्रुप ऑफ पीपल जो होगा वही सब कुछ डील करेगा, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशल चीजें हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो उस तरह की चीजों पॉलिसी वही बनाएगा, वही एग्जीक्यूट भी करेगा, और एक तरह से जुडिशरी भी वही होगा कि वो जो चाहेगा उस तरह की जुडिशरी अलग से हो सकती है, लेकिन जो चाहेगा वैसी तरह की जुडिशरी फरमान भी जारी करेगी। तो इस तरह के जो स्टेट होते हैं या इस तरह के जो सत्ता होगी उसको हम टोटलिटेरियन या सर्वसत्तावादी कहेंगे। तो रेवोल्यूशन के बारे में भी इन्होंने लिखा कि रेवोल्यूशन क्या है, द नेचर ऑफ फ्रीडम की आजादी क्या है, फैकल्टीज ऑफ थिंकिंग एंड जजिंग, ये कैसे जनरेट होती है, क्यों हम कैसे सोचेंगे, ये चीजें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या जो स्टेट में लोग हैं वो डिसाइड करते हैं। और इंस्पायर ये अलग अलग जो थिंकर्स हैं, बाद में ये जो अमेरिका जाती है तो काफी थिंकर्स को पढ़ती हैं और देखती हैं कि किस तरह से अलग अलग थिंकर्स जो फ्रीडम है या जो आइडिया ऑफ स्टेट है उनके बारे में जो बोला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हेडेगर है, एरिस्टोटल, अगस्टाइन, कांट, नीसे, जैस्पर, इस तरह के तमाम सारे थिंकर्स को पढ़ने के बाद इनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इससे ये निकालते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा था, ज्यूस जो भाग रहे थे वो क्यों भाग रहे थे, या नाजीज ऐसा क्यों कर रहे थे, क्यों वो सुपीरियर रेस है ऐसे, और उस किस तरह से टोटलिटेरियन रेजिम बनाई जा सकती है, इसी पे इनका फोकस रहा। तो देख सकते हैं एरेंट्स थॉट एंगेज विद द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल लाइफ। ये पॉलिटिकल लाइफ जो पॉलिटिक्स थी उसमें किस तरह से इन्होंने अपने विचार रखे कि क्या होना चाहिए और क्या हुआ और क्यों हुआ। She attempts to answer the question of inner life with the historical and social force which threatens the autonomous political realm। कि ये जो हिस्ट्री में चीजें हुई या किस तरह से सोशल फोर्स जो है और पॉलिटिकल ऑटोनोमस रियल्म है, इसमें किस तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट्स काम कर रहे हैं या सोशल फोर्सेस कैसे काम कर रही है, कि किस तरह से लोगों के माइंड को कैप्चर कर लिया जाता है, किस तरह से लोग सोच रहे हैं, और इनके बहुत से आइडिया जो पेनल्टी ऑफ इविल है या इस तरह की चीजें जो हम बाद में पढ़ेंगे, तो वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एरेंट्स पॉलिटिकल थिंकिंग वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द हेडेगर्स फिनोमेनोलॉजी ऑफ बीइंग, कि बीइंग जो है, कि हमारा अस्तित्व क्या है। हेडेगर्स, जैसे हमने पहले बताया कि हेडेगर का सबसे अधिक इन्फ्लुएंस पड़ता है इनके ऊपर, एरिस्टोटल का ही पड़ता है, लेकिन हेडेगर का जो आइडिया है, इसीलिए उनका भी आइडिया फिनोमेनोलॉजिकल था कि किसी भी चीज का फिनोमेना जानना, कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, क्यों है, और इनका भी आइडिया है कि क्यों है जानने की कोशिश जो है इनको पॉलिटिकल साइंस की लीग में डाल देता है, ना कि सिर्फ फिलोसोफर, ना ही सिर्फ एक नॉवेलिस्ट की तरह, या लिटरेचर भी इनका कह सकते हैं कि लिटरेचर में भी पढ़ा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम इनको जो है पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा जा रहा है, क्योंकि जो अप्रोच है इनका एक फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच है कि किसी भी चीज के अस्तित्व को जानने की कोशिश करना, चाहे वो आइडिया हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो स्टेट हो, पावर हो, किस तरह से वर्क करती है, उसका फिनोमेना क्या है,
और इसी के जानने के लिए अगर देखें तो पूरा एक्सप्लेनेशन से हमको बहुत कुछ मिलता है। जैसे हमने टोटलिटेरियनिज्म बोला कि उसको लेके वो बताएंगे क्यों है, वो कैसे जनरेट होता है। So, she proposed neither by analysis of general political concepts nor empirical data associated with political science. तो दो चीज हमने बताई कि पॉलिटिकल साइंस जब हम बोलते हैं तो इसलिए एम्पेरिकल जो होना चाहिए, प्रयोग करके देखना चाहिए, या तथ्य जो डेटा है उनके बेसिस पे बोलना चाहिए। तो इन्होंने दोनों ही आइडियाज नहीं लिए, लेकिन इनका जो फिनोमेना था कि किसी भी तरह से ह्यूमन साइकोलॉजी या फिलोसफिकल आइडिया देने का जो था, उसके बेसिस पे ये अपना जो थॉट है वो देती है। She adopts a phenomenological method to uncover the fundamental structure of political experience. क्योंकि इन्होंने खुद एक्सपीरियंस भी किया था चीजों को, उस एक्सपीरियंस का रीजन ढूंढने की कि हम मुझे ऐसा एक्सपीरियंस, या एक कम्युनिटी को जो ज्यू कम्युनिटी थी उसको इसको इस तरह से एक्सपीरियंस कैसे करना पड़ा, ये देखते हैं वो। तो ये देखते हैं कि सी फोकस्ड ऑन द ह्यूमन एक्शन, कि ह्यूमन एक्शन जो कर रहा है दिन भर में, हम जो एक्टिविटी करते हैं जिसको इन्होंने वेटा एक्टिवा बोला है, वो किस तरह से पूरे स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, कि हम जो काम करते हैं उसकी बेसिस पे भी एक स्ट्रक्चर बनता है, और हमको क्या काम दिया गया है उसको भी बेसिस पे। तो कंडीशन जो ह्यूमन कंडीशन जैसे लेबर, वर्क, एक्शन जो है, वो स्ट्रक्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करती है उसको ये जानने की कोशिश करती है। और एक फिलोसफिकल आइडिया में, जो कि हम क्या बोल रहे हैं कि डेटा के बेस पे नहीं है, ना ही इनके पास कोई हिस्टोरिकल बहुत ज्यादा प्रूफ है, लेकिन फिलोसफिकल या एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू ये करने की कोशिश करते हैं। और वीटा एक्टिवा जो एक्शंस है हमारे, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करती हैं कि एक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो अब आगे देखते हैं। तो अब देख लेते हैं ऑन टोटलिटेरियनिज्म, जो सर्वसत्तावाद है उस पे ये क्या कहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, वो यही है। और इसी में बहुत सी चीजें कि पेनल्टी ऑफ एविल जैसी चीज आती है, जो टर्म है। तो कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखिएगा, बाकी हम आपको यहाँ दिखा। फर्स्ट मेजर वर्क पब्लिश्ड इन 1951 आफ्टर द डिवास्टेशन बाय नाजी जर्मनी। तो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद जब नाजी जर्मनी हार जाता है, जो आइडिया ऑफ हिटलर था कि एक नाजी जर्मनी बनेंगे, और नाजी जो लोग हैं जो प्योर जर्मन रेस के हैं वो सुपीरियर हैं, और जो वहां पे दूसरे जो फॉरेनर्स हैं या दूसरे जो लोग बाहर से आए हैं, क्योंकि उनका लैंड नहीं है, तो जो भी लोग बाहर से आए वो इंफीरियर हैं, वो उनकी मदरलैंड नहीं है। तो जर्मन्स क्या, किसके लिए जर्मनी, किसके लिए, जर्मन्स के लिए, ना कि बाहर के ज्यू वहां पे बाहर से आए थे और वहां पे बिजनेस कर रहे थे, वो रह रहे थे, और एक इन्फ्लुएंशियल क्लास बन गई थी। तो उनके खिलाफ एक नफरत फैलाई कि ये लोग बाहर से आके हमारे देश पे कब्जा कर लिए हैं, और हमको एक प्योर नाजी जर्मनी रेस बनानी है, जो कि सुपीरियर रेस है, जो इंटेलेक्चुअली साउंड है, जो फिजिकली साउंड है, और इन लोगों को एलिमिनेट कर देंगे तो हम एक ग्रेट जर्मनी, जो पुराना जर्मनी था, हम उस तरह से फिर से बना पाएंगे, जो आइडिया होता है। तो ये टोटलिटेरियन रिजिम की पहली पहचान उन्होंने बताई, और ये आइडिया कब आता है, 51 में ले पाती। तो 45 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद या हम देखें तो उसके बाद ये एनालिसिस करना शुरू करती है कि ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ। और यहीं से कि नाजी जर्मनी का जो आइडिया था वो बहुत, तो नाजी जर्मनी नेशनलिस्ट टाइप का आइडिया था कि हम एक नेशन जो जर्मनी को बनाना है, उसके लिए कितने भी लोगों को मारना पड़े, कितने लोगों के लिए इनह्यूमन एक्टिविटी करनी पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ग्रेट जर्मनी बनाना चाहते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ तो लोगों को परेशानी होगी, और सबसे अधिक अच्छा है कि जो एलिमिनेट कर दो, जो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, जो हर्डल्स हैं, वी मस्ट एलिमिनेट देम। तो एलिमिनेट करने के चक्कर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सी फिल्में देखे होंगे, सिंडलर लिस्ट जैसी फिल्म देखें, या मूवीज में बहुत से होलोकॉस्ट जो है, गैस चैम्बर्स हैं। तो शुरुआत में तो जो ज्यूज का प्रोसिक्यूशन था वो शुरुआत हुआ बहुत ही लीगल तरीके से, कि आप जो है वो आपने करप्शन किया है और जर्मनी को नुकसान पहुंचा है, इसलिए आपके ऊपर केस चलता है। कई बार उनको फांसी दी जाती थी, लेकिन इस तरह से बहुत लोगों पे केस चलाना मुश्किल था। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने गोली मारना शुरू कर दिया, लोगों को पकड़ के ले जाते थे, और वहां बैठा एक आदमी, कोई भी जो है, वो जो जज मजिस्ट्रेट की तरह काम करता, तुरंत फैसला दे दिया कि इनको मार दो, गोली से मार दिए। लेकिन गोलियों से मारने पे भी काफी खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने और सस्ता तरीका निकाला कि हम गैस चैम्बर बनाएंगे, बहुत कम एफिशिएंट में ज्यादा लोगों को मार देंगे। तो कई दिनों तक भूखा भी रखा जाता था। अभी भी जो जर्मनी जाते हैं वो उस गैस चैम्बर्स को, होलोकॉस्ट को घूमने के लिए जाते हैं, देखते हैं वहां पे
कि लाखों लोगों को मारा गया। तो ये जो आइडिया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि लागू, अब ये हो रहा था कुछ तो सरकारी तरीके से हो रहा था, दूसरी तरफ जो उनकी अनऑफिशियल आर्मी थी, कि जो लोग ये अपने देशभक्त अपने आप को बोल रहे थे, वो क्या था, गैस्टापो बन के वो लोग भी मारना शुरू करते हैं कि हम भी देश के में कंट्रीब्यूट से जर्मनी को महान बनाने के लिए हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए जो भी गलत कर रहा है, हमको लग रहा है कि ये जीव ने गलत तरीके से पैसे कमाए, हम मैं ही जाके मार दे रहा हूं। तो ऐसी स्थिति बन गई थी और वो पूरी दुनिया में आतंक का माहौल था, और ये इससे बड़ा टोटलिटेरियनिज्म कहीं और नहीं दिख रहा था। और दूसरी तरफ इसी तरह से हमने इटली, जब हेगल पढ़ा था, हेगल नहीं सॉरी, जो ग्रामसी पढ़ा, तो ग्रामसी में भी हम देखते हैं कि उस समय फासिज्म जो आया, जो मुसोलिनी का था, वो भी ऑलमोस्ट यही आइडिया था कि जो इटालियन मूल के लोग हैं वो तो सुपीरियर हैं, वही इटली को महान बना सकते हैं, जो बाहर से आए हैं या जिनकी आइडियोलॉजी अलग है या जो गेज हैं, उस तरह के लोग जो इंफीरियर हैं यहाँ पे भी, तो इस तरह के लोगों को मार देना चाहिए। जैसे ग्रामसी को बहुत सालों तक जेल में रखा गया और अल्टीमेटली वहां मर जाते हैं। तो यहाँ पे अब देखते हैं वेयर ओल्ड टेरनी, अब ये कहते हैं कि कैसे ये डिफरेंट है, जो मॉडर्न जो टेरनीज हैं, जो कह सकते हैं कि, तो मॉडर्न जो टेरनीज कह सकते हैं, एक तरह से क्रूर जो सत्ता होती है उसको टेरनी कहते हैं, हैड यूज्ड टेरर एज एन इंस्ट्रूमेंट, बोले कि उसने एक आतंकवाद को, आतंक को जो है वो यूज किया है इंस्ट्रूमेंट की तरह, एक औजार की तरह यूज किया, टू अटेन द और सस्टेनिंग पावर, कि अपने आप को सत्ता में स्थापित करने के लिए उसने जो उत्पीड़न है उसको इस्तेमाल किया। मॉडर्न टोटल अभी कह रहे कि हमेशा जो पुरानी जो सत्ता होती थी वो क्या करती थी, उत्पीड़न तो करती थी, लोगों को मारती थी, काटती थी, लेकिन क्यों करती थी, वो सस्टेन पावर में रहने के लिए, पावर में आ गए हैं, पावर में रहने के लिए, जैसे हमने देखा चंगेज खां है, तो चंगेज खां, या हम देखें मुगल जो है, तो मुगल शुरुआत में तो लड़ रहे हैं, लेकिन क्या होता था कि अपने आप को सत्ता में पा लिया, जब सत्ता मिल गई उसके बाद वो रूल करते थे। उस समय फिर किसी के साथ आतंक का यूज नहीं करते थे कि मुगल तो मुस्लिम है तो वो हिंदुओं को सारे मार दे या खत्म कर दे, ऐसा नहीं करते थे, या कोई भी जो सत्ता थी वो दूसरे को खत्म नहीं करती थी, उसमें रखती थी। ओल्ड टेरनिस्ट से पावर पाने के लिए वो उत्पीड़न करते थे, लेकिन मॉडर्न टोटलिटेरियनिज्म जो सर्वसत्तावादी जो आज के समय बना, उनके समय मतलब हिटलर और मुसोलिनी, जो फासिज्म आया या नाजिज्म आया, जो टोटलिटेरियन इंस्ट्रूमेंट थे, अब ये कह रहे हैं पावर में आने के बाद भी उत्पीड़न कर रहे हैं। अब ये एक और खतरनाक चीज है कि आप पावर में आने के लिए उत्पीड़न करें, तब तक तो समझ में आता है कि इतिहास में ऐसा होता रहा है। अब आप पावर में पहले से हैं और पूरी तरह से हैं, क्योंकि हिटलर जब जीत के आए थे तो बहुत अधिक मेजोरिटी मिल गई थी उनको, बहुमत काफी मिला था, क्योंकि ये डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आए थे और जनता का 80% 70% जनता का उनका सपोर्ट था। तो उसके बाद जब आप सत्ता में जाने का आपको नहीं लग रहा कि आप है सत्ता में, आपको कोई डर भी नहीं है सत्ता में जाने का, फिर भी आप किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं या उनको मार रहे हैं, तो ये एक खतरनाक चीज है। इसी को कहते हैं कि ये प्रॉब्लम रिजीम्स एक्सिडेंट लिटिल स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी इन टीयर यूज ऑफ टेरर। अब ये कह रहे हैं कि अब ये कैसे कर सकते हैं, तो इसमें क्या कि उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजिक रैशनैलिटी यूज की, एक तर्क को डेवलप किया स्ट्रेटेजिकली, कि वो नफरत में बदल गया। तर्क क्या था कि जर्मनी कमजोर क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि जो 1989 में जो क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद जर्मनी पे भी उसका असर पड़ता है। तो कहते हैं कि जर्मनी में जो क्राइसिस आया वो क्योंकि हमको हमारे पास एक स्ट्रांग लीडर नहीं है, तो स्ट्रांग लीडर मिल गया। अब स्ट्रांग लीडर नहीं है तो उसके बाद क्या करें, अब स्ट्रांग लीडर आने के बाद भी जो बहुत तेजी से डेवलप नहीं कर पा रहे, तब किसको ब्लेम करें, तो हिटलर ने ब्लेम करना शुरू किया। अब ये ज्यूज जो हैं, जो वो लोग जिम्मेदार हैं जर्मनी को आगे ना बढ़ने की वजह से, क्योंकि पहले तो स्ट्रांग लीडर का बोला कि स्ट्रांग लीडर नहीं है जर्मनी में, ज्यादा डेमोक्रेटिक लीडर हो गए हैं इसलिए जर्मनी पीछे हो गया, तो अनडेमोक्रेटिक लीडर भी लोगों ने अलग कर लिया, सोचा कि ये तो ज्यादा पावरफुल है हिटलर जैसे। लेकिन क्या हुआ कि हिटलर के आने के बावजूद जर्मनी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाया। अब हिटलर ने किसके ऊपर ब्लेम करना शुरू किया, बोला कि ये जो ज्यू हैं या जो फॉरेन है, जो जर्मन नेशन नहीं है, उनकी वजह से, अगर जर्मन प्योर रेस हम जर्मनी के अंदर रहते तो हम तेजी से डेवलप कर पाते और अपना जो जर्मनी है उसको फिर से उसी तरह से बना पाते जैसा पास्ट में
था, जैसे इतिहास में था। और इस तरह के आइडिया दुनिया के जितने भी टोटलिटेरियन लीडर होते हैं वो ले लेते हैं। आज के समय में भी तमाम तरह के टोटलिटेरियन लीडर जो होते हैं वो इस तरह के आइडिया को, हमको पास्ट जैसा ग्लोरीफाइड अपना नेशन बनाना है, तो इसको नेशनलिस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर यूज करते हैं। और चाहे आप ट्रंप को देख लें, आप बोलते हैं ना अमेरिका ग्रेट अगेन, तो फिर से महान बनाना है। तो फिर से महान बनाने के लिए क्या होता है, वो टेरनी यूज करते हैं, आतंक को यूज करते हैं, कि जो भी हमारे अगेंस्ट में बोल रहा है वो हमारे नहीं, वो राष्ट्र के ही अगेंस्ट में बोल रहा है कि ये लोग बनने नहीं देना चाहते हमको ग्रेट नेशन। तो देखते हैं, टेरर वॉज नो लॉन्गर मीन्स अ पॉलिटिकल एंड बट एन इट एंड इटसेल्फ। वो भी बोला हमने कि जैसे कि पहले क्या होता था, किसी पॉलिटिकल चीज को, आपको हिंदुस्तान पे कब्जा करना है या किसी को किसी जगह पे कब्जा करना है, चंगेज खान को करना है या किसी भी राजा को, अशोक को करना है, तो अशोक जो है वो, जैसे हम जानते हैं कलिंग वार में किस तरह से अशोक ने बहुत लोगों को मारा, या पूरे अपने इतिहास जितनी देर तक वो रूल करते हैं बुद्धिज्म लेने से पहले, तो बहुत से लोगों को उन्होंने बहुत ब्रूटली मारा। लेकिन वो आइडिया क्या था, जैसे अपने भाइयों को भी माना जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मार दिया था, तो अब क्या कर रहे हैं, वो इसलिए मारा कि सत्ता पानी, लेकिन सत्ता पाने के बाद ऐसा नहीं कि लोगों को मारे जा रहे हैं, या किसी अपनी एक आर्मी बना ली जिसको बोल दिया फ्री हैंड दे दिया वो मारे। तो ये बोले कि ये और खतरनाक स्थिति है जो कि जर्मनी में हुई, और वो सारा चीज नाम पे किसको हो रहा है, नेशनलिज्म के। और जो हिटलर थे उन्होंने भी हेगल को यूज किया। ये सब चीजें देखिए कितना कनेक्टेड है। हेगल को यूज किया, हेगल ने बोला था कि हम स्टेट एक आइडियल स्टेट बनाएंगे, और हिटलर बोलते हैं हम आइडियल स्टेट के पास पहुंच गए, अगर आप मुझे पावर देंगे तो हम वो आइडियल स्टेट पहुंच गए। अब आइडियल स्टेट में क्या होगा कि कोई अपोज नहीं कर सकता, अगर आप स्टेट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो स्टेट आपको मार सकता है, क्योंकि आपकी स्टेट आइडियल स्टेट बनने वाला है। तो ये जो आइडिया था इसी ने, अब यहाँ पे जो मॉडर्न समय में कि आपके पास पावर होते हुए भी आप जो है आतंक कर रहे हैं या लोगों को मार रहे हैं। इट इज नेसेसिटी वॉज, हाँ, इट्स नेसेसिटी वॉज नॉट जस्टिफाइड बाय रिसोर्स टू सपोज लॉ ऑफ हिस्ट्री, कि जो हमने बताया कि एक क्लासलेस सोसाइटी का जो आइडिया था उसके नाम पे भी होता है बहुत बार, या जो नेचर है ये चूजन डिजेनरेट रेसेस की, जैसे क्योंकि ये जो हिटलर का आइडिया था वो क्या हो जाता है, वो आइडिया होता है कि डार्विन का आइडिया, जो ये हिस्टोरिकल आइडिया है कि एक तरह से लोग स्ट्रगल करेंगे ही। दूसरा क्या है कि डार्विन जो है वो क्या कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो उनकी बुक है, फेमस बुक है डार्विन की, उसमें वो जो कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो रेसेस के बारे में कहते हैं कि एक्चुअली वो एनिमल स्पीसीज के बारे में, या ह्यूमन भी उस एनिमल में से एक है, उस स्पीसीज के बारे में कहते हैं कि नेचुरल फिनोमेना जो बेस्ट होगा वो सरवाइव करेगा। लेकिन ये ह्यूमन के ऊपर नहीं लागू होता, क्योंकि ह्यूमंस ने सबके लिए सर्वाइवल का आइडिया दिया है कि जो कमजोर है वो भी सर्वाइव करे। जानवरों में अगर आप किसी के पैर कट गए हैं, नहीं है, तो कितने दिन तक सर्वाइव करेगा, या कोई ब्लाइंड हो गया तो कितने दिन तक सर्वाइव करेगा। लेकिन ह्यूमन बींग्स जो है वो सबको केयर करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स को उसमें नहीं रखते। लेकिन इन्होंने क्या यूज किया, हिटलर ने या मुसोलिनी ने, कि वी आर द सुपीरियर रेस, जो रेस लड़ सकती है वो सर्वाइव करे, जो नहीं लड़ सकती वो मर जाए। The impact of First World War and Great Depression and spread of revolutionary unrest forced people to secure future. अब लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जनता क्यों सपोर्ट कर रही है ऐसे लोगों का, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी जनता ज्यूस से नफरत करती होगी, लेकिन क्या हुआ, लीडर्स ने धीरे धीरे उसको बनाया, और इनसिक्योर थे, क्योंकि एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, उसमें जर्मनी का बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आ गया, जिसमें पूरी अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, और उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ा, क्योंकि अमेरिका वाज द चैंपियन ऑफ लिबरलिज्म, जो उदारवाद था उसका चैंपियन, तो उसने बोला फ्री मार्केट कीजिए, ज्यादा डेमोक्रेसी दीजिए। और उसकी वजह से उन्होंने बोला, जो जर्मनी के अंदर या मुसोलिनी हिटलर ने बोला कि ये सारी जो प्रॉब्लम क्या है कि ये उदारवाद हो गए, ज्यादा डेमोक्रेटिक हो गए, तो अगर एक स्ट्रांग लीडर होगा तो वो क्या करेगा, वो आसानी से लीड कर पाएगा, और हम आसानी से इन सब चीजों से प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम फंस गए, तो उससे तो निकले, यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम फंस गए। द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशनरी अनरेस्ट होना चाहिए, फोर्स पीपल फॉर सिक्योर। तो इस तरह की जो अनरेस्ट होता है, जो स्थिति सर्टेन नहीं, जैसे आज के समय अगर देखें तो सर्टेन नहीं है, तो उसके बाद जो लोग होते हैं वो एक ऐसी तरफ बढ़ जाते हैं कि एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं, चाहे उसके लिए लीडर हमारी सारी पावर ले ले, डेमोक्रेटिक हो या ना हो, इस तरह की चीजें होती हैं। तो हमारे यहाँ भी एक बड़ा सिस्टम चल रहा है, हो सकता है इस कोरोना के बाद लोग उस तरफ सोचना शुरू कर दें कि एक ऐसा पावरफुल लीडर होना चाहिए जो किसी भी सही गलत की चीज परवाह ना करते हुए बस इससे निकाल दे हमको।
तो आगे देखते हैं। तो अब इन सारी जो पैथोलॉजिकल दिस पैथोलॉजीज जो विकृतियां हैं, इसको क्या हो, इंक्लूड द एक्सपेंशन ऑफ, अब इसने एक्सपेंशन करना शुरू किया इम्पीरियलिस्ट कैपिटल, कि इम्पीरियलिज्म शुरू हो गया कि ज्यादा से ज्यादा दूसरे को एक्सप्लॉइट कर लो। ऐसा नहीं कि हमेशा ह्यूमन बीइंग चाहता है एक्सप्लॉइट हो रहा है, लेकिन आप वर्ल्ड वॉर में बिजी रहे, आपके यहाँ क्राइसिस आए, तो अब क्या हो रहा है कि ब्रिटेन भी चाह रहा है, ब्रिटेन के लोग भी चाह रहे हैं कि इंडिया से निकाल लीजिए, या स्पेन के लोग इस जो लैटिन अमेरिका है वहां से एक्सप्लॉइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिक्योर कर दीजिए। तो ये जो आइडिया था कि इम्पीरियलिस्ट कैपिटल जो आया, विथ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट द कॉलोनियल सप्रेशन एंड सेक्शनल इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। तो ये जो हमने देखा कि मार्क्स भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि एक टाइम पे जो होता है कि या लेनिन ने जिस तरह से इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म लिखा, उसमें भी यही बात कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, अपने आप को सिक्योर करने के लिए दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन को जायज ठहरा देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं। The rise of totalitarianism was thus to be understood in light of accumulation of pathologies that had undermined the condition of possibility of viable public life. तो बोले कि टोटलिटरिज्म आएगा कैसे, जो सर्वसत्तावाद है वो क्यों आता है, उसको देख सकते हैं कि धीरे धीरे ढेर सारी विकृतियां आती है, एक्यूमुलेशन ऑफ पैथोलॉजीज, कि कोई किसी को अनसर्टिनिटी है, किसी को अपने रेस से अनसर्टिनिटी है, किसी को इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी, किसी को पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी, अलग अलग अनसर्टिनिटी की वजह से लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक ऐसी कंडीशन आनी चाहिए जहां पे हमारी पब्लिक लाइफ सिक्योर हो। अब उसके लिए हमारा लीडर अगर कुछ गलत भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन सब चीजों की वजह से टोटलिटेरियनिज्म जन्म लेता है। और आज के समय में भी जो भी कभी आप देखेंगे पॉलिटिकल स्पीच सुनिए या किसी के, जब भी किसी को कोई ब्लेम करता है टोटलिटेरियन है आप, तो वो यही आइडिया होता है कि सर्वसत्तावादी बन गए। जब अपोजिशन की आवाज नहीं सुनी जाती है या कुछ चीजें गलत भी जस्टिफाई कर दी जाए कि ये हमारे सिर्फ देश के लिए, हमारी रेस के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारी जाति के लिए, हमारी लिंग्विस्टिक एफिलिटी के लिए सही है, इसलिए सही है, उसका कोई रैशनल आइडिया ना हो, तो फिर ये टोटलिटेरियन रिजीम की तरफ ले जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि इनका जो नया आइडिया था या नेक्स्ट आइडिया, ह्यूमन कंडीशन। तो ये बुक है इनकी, 1958 में ये पब्लिश होती है। तो टोटलिटेरियनिज्म के बाद द ह्यूमन कंडीशन जो होती है, ये बुक है इंपॉर्टेंट। सी इंक्वायर्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ बोथ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी इन एंशिएंट ग्रीक वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी कैसे आई, या जो फिलोसफी का इमर्जेंस जो है, ग्रीक में जो फिलोसफर थे, जो एरिस्टोटल या प्लेटो को पढ़ती हैं, तो वहां से समझ में आता है कि ह्यूमन कंडीशन या पॉलिटिक्स में ह्यूमन जो आइडिया है उसका क्या रोल रहा होगा। इट इज फंडामेंटली कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ रिजर्टिंग द पॉलिटिक्स एज वैल्यूएबल रिल्म ऑफ ह्यूमन एक्शन, प्रैक्टिस एंड द वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस। कि दो चीजें, जो ह्यूमन एक्शंस है उससे किस तरह से आगे बढ़ा। जो प्रैक्टिस थी कि लोग थ्योरीज बनाते, प्रैक्टिस का मतलब हमने मार्क्स में भी पढ़ा और ग्राम्सी में भी पढ़ा और हेगल के भी आइडिया में प्रैक्टिस आता है। तो प्रैक्टिस का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि हम थ्योरीज बनाते हैं, उस बेसिस पे स्टेट बनाते हैं, और स्टेट जो चलाते हैं कई बार प्रैक्टिकल सेंस में चलाते हैं। तो उस सेंस में चलाने में जो नई थ्योरीज बनती है कि उसको जब जो चीजें नहीं लिखी गई हैं और कुछ हो रहा है, कोई फिनोमेना हो रहा है लगातार, जो ऑलरेडी पहले से फिलोसफी नहीं है, तो उस पर क्या बनेगा, उस पर थ्योरीज बन जाएंगे। तो दोनों इंटरमिक्स है कि प्रैक्टिकल चीजों पे थ्योरी, उसको थ्योराइज किया जाता है और थ्योरीज के बेस पे प्रैक्टिकल करने की कोशिश की जाती है। इसी के बेसिस पे जो डेवलपमेंट हुआ, तो वो जो पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाता है, यही ह्यूमन कंडीशन है। इसी बेसिस पे ह्यूमन जो पॉलिटिक्स है या स्टेट सिस्टम है या पूरा सिस्टम इसी तरह से बना कि हम हर चीज को करने से पहले कुछ थ्योराइज करते हैं, और जब हम करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को लेके आगे बढ़ते हैं, तब हम एक नई थ्योरी भी बना पाते हैं। तो अब इन्होंने ह्यूमन जो आइडिया था कि ह्यूमन किस तरह से किन किन कंडीशन में रहा है, कब क्या हुआ, पहले क्या होता था, अभी क्या हो रहा है, और सबसे पहले जो है इसको हायरार्की में बांट दिया कि ह्यूमन कंडीशंस को। तो हम देख लेते हैं नेक्स्ट इनका जो आइडिया था। सो द वीटा एक्टिव एंड लेबर वर्क एंड एक्शन, इस तरह के आइडिया जो एक्टिव है, जो आप क्या तीन चीजें इन्होंने बोला कि लेबर है, वर्क है, एक्शन में तीन चीजों में बांट दिया कि आदमी ने काम कैसे करना के, जो ह्यूमन बींग्स है किस तरह से एनिमल से धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। तो इन ह्यूमन कंडीशन एरेंट आर्ग्यूज दैट ट्राइपार्टिट, जो तीन आइडिया है, ये डिवीजन बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ लेबर वर्क एंड एक्शन, की तीन चीजें करता है कि लेबर करता है, वर्क करता है, एक्शन, और तीनों में डिफरेंस क्या है।
सी अरेंजेस दीज एक्टिविटी असेंडिंग हायरार्की। तो सबसे जरूरी हायरार्की में क्या है, सबसे ऊपर क्या हो जाएगा, सबसे जरूरी चीज जो है लेबर, ह्यूमैनिटी एज एनिमल, क्योंकि हम भी एनिमल थे तो हमने क्या किया, लेबर करना शुरू किया, मेहनत करना। लेबर इज एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इटसेल्फ, कि कोई भी जो जानवर है, जानवर भी करता है कि हम खाने के लिए अपनी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर पाए या खा पाए। तो ये बेसिक चीज है, ये बिना इसके तो रह ही नहीं सकता। तो कोई भी एनिमल नहीं रह सकता, ना इंसान रह सकता है। इसके बाद के जो आइडियाज है उसमें हम देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए। द वर्क, पहला सेकंड है कि जब हायरार्की में आप ऊपर पढ़ते हैं तो क्या होता है, वर्क काम आता है। ह्यूमैनिटी एज अ होमोफाइबर, यहाँ पे ह्यूमैनिटी को रखा, जो मानवतावाद है उसको रखा। वर्क इज एक्टिविटी विथ कॉरस्पॉन्डेंस टू द अननेचुरलनेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि नेचुरलनेस से आगे बढ़ता है। कि जैसे हमने बताया नेचुरल चीजों में तो क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, की जो सर्वाइव वही कर सकता है जो फिट है। लेकिन हम क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी भी है कि जो कमजोर है। जैसे अगर आप देखें तो बहुत से एंथ्रोपोलॉजिकल लोग बोलते हैं कि सबसे पहले जो ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट या सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो बोलते हैं जब पहली बार किसी की फीमर टूट गई। तो किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने बोला कि सब फीमर टूट गई, जो मेन हड्डी होती है पैर की ऊपर वाली, वो टूटने पे तो कोई चल नहीं पाएगा। बोले उसके बाद भी वो जिंदा रह गया और वो सरवाइव कर जाता है उसके जुड़ने तक। तो जुड़ने तक कौन खाना लाके दे रहा है, दूसरे व्यक्ति उसको हेल्प कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वहां से सिविलाइजेशन या ह्यूमैनिटी शुरू हो जाती है, और ये बोलते हैं ह्यूमैनिटी है वर्क है, कि वहां से शुरू हो जाता है। तो ये जो आइडिया है कि दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे, जो कमजोर है उसको भी सपोर्ट करना है। जानवरों में ये यूजुअली नहीं होता है, कि इवन माँ बाप भी बहुत देर तक बच्चे की केयर नहीं कर सकते, अगर वो कमजोर है तो एक टाइम पे मर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि पूरी सोसाइटी, माँ बाप तो करते ही है, कभी कभी पूरी सोसाइटी भी करती है। तो इसीलिए हमारे पास ढेर सारे जैसे रिजर्वेशन है कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है या स्पेशली कोई एबल्ड है तो उनको हम रिजर्वेशन देते हैं, या सोशली कोई बैकवर्ड है तो उसको भी देते हैं, कि वो अपनी सोसाइटी ने उसको पीछे किया तो हम आज के समय उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे के, या चाहे वुमेन का रिजर्वेशन हो या कहीं भी ब्लैक्स का हो, अमेरिका में इस तरह की चीजें हम इसलिए देते हैं कि ताकि वो आगे बढ़े। तो ये वर्क में है। इसके बाद एक्शन, जो एक्शन है वो ह्यूमैनिटी, ये सबसे सुपीरियर जो होंगे उन्हीं क्या होगा। तो ये इसका आइस में एक क्वेश्चन क्या है, फ्रीडम का, कि फ्रीडम भी कोई चीज है। यहाँ तो ठीक है, मानवता हो सकती है, लेकिन कितनी फ्रीडम हो, कौन क्या बोल सकता है एक्शन की। बीइंग दैट फ्रीडम इज नेसेसरी ऑफ डूइंग एंड एक्टिंग, कि आपके पास कोई भी काम करने का फ्रीडम है कि नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सी ऐसी चीजें सोसाइटी में होती है कि जिससे कोई बहुत लार्जर नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो फ्रीडम नहीं होते। चाहे वो कपड़े पहनने की फ्रीडम हो, कि ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे के कपड़े पहनने से आपको कोई दिक्कत होगी, वो कैसे कपड़े, या उसके बाल के हेयर स्टाइल हो, या वो किस तरह से रहता है, किसके साथ रहता है, उन सब चीजों से बहुत ज्यादा सोसाइटी को नुकसान नहीं होता। तो ये जो फ्रीडम है, जो जहां पे ये सीखती है अमेरिका में, जब लिबरलिज्म उदारवाद है उससे ये सीखती है किस तरह से उदारवाद ने ये फ्रीडम दिया है। और इसीलिए ये जो क्रिटिसाइज करती हैं दूसरे आइडिया जो है उसको, जिसमें कह सकते हैं कम्युनिज्म को भी क्रिटिसाइज करती हैं, एट द सेम टाइम नाजिज्म, फासिज्म और कम्युनिज्म को भी क्रिटिसाइज करती है। बोले कि इसमें ये फ्रीडम वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं है, जो आजादी है, स्वतंत्रता है, कि दूसरे कैसे काम करेंगे या क्या करेंगे, जब तक किसी को डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो ये हाईएस्ट लेवल है कि यहां तक पहुंचने के लिए जो सिविलाइज्ड स्टेट होगा या सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग होगा वही ऐसा कर सकता है, कि दूसरे की किसी एक्टिविटी से अगर उसको डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं हो रहा तो उसको वो फ्रीडम देगा। तो अब आगे देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनका नेक्स्ट आइडिया, ऑन रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन के बारे में भी ये बोलती हैं कि अलग अलग तरह के रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन क्योंकि सडन एंड ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो वहां पे क्या होगा कि चाहे नाजिज्म हो, फासिज्म हो या कम्युनिज्म जो आता है उसको भी क्रिटिसाइज, जैसे हमने बताया कि किस तरह कहते हैं। ऑन रेवोल्यूशन 1961 में आया इनकी बुक। तो रीथिंकिंग ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाइज देम टू मॉडर्न एरा, कि जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स है उसको मॉडर्न एरा में, उस समय के मॉडर्न एरा, आज का नहीं, तो उस समय जो हो रहा था, क्योंकि कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और आइडियोलॉजीज का क्लासेस था। आइडियोलॉजीज को भी बोलती है कि आइडियोलॉजी जो है बांध देती है, सोचने का जो फ्रीडम है वो कम कर देती है। अरेंट टेक्स इशू विथ बोथ लिबरल एंड मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। तो दोनों का ही लेती हैं कि मार्क्सिस्ट है और जो लिबरल आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन है दोनों को अगेंस्ट लिबरल,
कि liberals के against में these revolutionary were primarily concerned with the establishment of limited government and that would make space for individual liberty beyond the reach of state. कि जो liberals हैं वो क्या करते हैं, वो अगेंस्ट में रेवोल्यूशन जो इस तरह की चीज वो क्या करते हैं, वो ऐसे इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस, जो हमने उदारवाद देखा भी है कि लॉक जो बोलते हैं कि किस तरह से इंडिविजुअल सबसे प्राइमरी कंसर्न होना चाहिए। तो ये जो रीच ऑफ स्टेट, जो स्टेट उसमें इंटरफेयर ना करे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, इन सब चीजों इंडिविजुअल चीजों में स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो आगे देखते हैं अगेंस्ट मार्क्सिस्ट जो है कि मार्क्सवाद जो है उसके अगेंस्ट में क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ उसमें भी कह रहे हैं कि सी डिस्प्यूट्स द क्लेम दैट इट वाज ड्रिवन बाय द सोशल क्वेश्चन, कि सोशल क्वेश्चन की बात ही नहीं है, सामाजिक जो प्रश्न है उसकी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या कि धीरे धीरे एक तरह से टोटलिटेरियन स्टेट बन जाता है कि जो लोग पावर में आते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है। अरेंट सी बोथ द फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन एज अल्टीमेट फेलिंग टू एस्टेब्लिश अ प्रोड्यूरिंग पॉलिटिकल स्पेस, कि जो तो एक तरफ तो बोल रहे हैं इन्होंने मार्क्सिस्ट स्टेट भी फेल हो रहे हैं उस फ्रीडम को देने में, दूसरी तरफ फ्रेंच अमेरिकन जो रेवोल्यूशन हुए वो भी पूरी तरह से उस जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको फ्री नहीं करते। तो ये दोनों को ही क्रिटिसाइज करती है कि मॉडर्निटी को, ऑल्दो लिबरलिज्म का जो फ्रीडम का आइडिया है वो काफी प्रेज करती है, इसीलिए जो मार्क्सिस्ट थिंकर वो कहते हैं कई बार कि इनका जो आइडिया है वो बहुत सेल्फ से ऑब्सेस्ड है, क्योंकि इनको जो जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला, ना कि मासेस, जो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि लेबर क्लास का फ्रीडम या इस तरह की चीजें जो डेमोक्रेसी में चली जाती हैं उसके बारे में इन्होंने नहीं बोला। ऑल्दो लेकिन ये फ्रीडम को और टोटलिटेरियनिज्म जो है या फासिज्म नाजिज्म को बहुत क्रिटिसाइज करती हैं, और आज भी इनका आइडिया जो है यूज किया जाता है अलग अलग तरीके से टोटलिटेरियनिज्म को डिफाइन करने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिखा है कि अब हम नेक्स्ट टॉपिक एकमैन एंड द बेनालिटी ऑफ इविल। तो बेनालिटी ऑफ इविल का हमने पहले जिक्र किया कि बेनालिटी ऑफ एविल क्या है, एविल जो है एक शैतान है या जो है दुष्ट है, तो वो जो है उसको बनाया जाता है, कोई अपने से बना हुआ नहीं आता है। तो क्या किस तरह से बनाया जाता है, और एकमैन जो थे जर्मनी में एक कह सकते हैं तो नाजी रजीम में एक जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे, और उन्होंने किस तरह से लोगों को मारा, और बाद में जो होता है कि जब इनके ऊपर केस चलता है तो ये कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट था, गवर्नमेंट ने जो बोला वो मैंने कर दिया। जिस तरह से आज भी होता है कि अगर पुलिस कभी फायरिंग कर दे तो टेक्निकली पुलिस ने नहीं मारा उसको, क्योंकि वो बोलने मैं जानता ही नहीं था इसको, मैंने तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मुझे गवर्नमेंट ने बोला इसलिए मैंने कर दिया, तो इसके लिए मुझे सजा ना दे के सिर्फ गवर्नमेंट को मिलनी चाहिए। तो बोले कि ये बनालिटी ऑफ एविल है कि किस तरह से हम एविल बना दिए जाते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर फॉलो करते समय या किसी के भी ऑर्डर फॉलो। सी कंट्रोवर्शियली यूज द फ्रेज ऑफ, तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बनालिटी ऑफ टू कैरेक्टराइज एकमैन्स एक्शन। तो एकमैन जो थे उन्होंने बहुत से लोगों को, बहुत से ज्यूज को मारा, और जब केस चला तो उन्होंने बोला मैं तो सिर्फ जो गवर्नमेंट बोलती थी वही करता था एज ए मेंबर ऑफ नाजी रेजिम। तो in particular his role as a chief architect and execution of Hitler's genocidal final solution। तो फाइनल सोल्यूशन बहुत आप मूवीज भी है, फाइनल सोल्यूशन के ऊपर अलग अलग मूवी बनी है, तो इंडिया में भी एक फाइनल सोल्यूशन मूवी बनी है और बाहर भी। तो एंड ज्यूस प्रॉब्लम, तो इस तरह की जो ज्यूस प्रॉब्लम थी उसमें फाइनल सोल्यूशन जो आया था कि अब इनको खत्म ही कर दिया जाए। तो एकमैन इसमें बहुत आगे रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये फाइनल सोल्यूशन का आइडिया क्या है, स्टेट की तरफ से आया। तो अब स्टेट की तरफ से आया इसलिए इन्होंने मारते, मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो सिर्फ स्टेट की ऑर्डर फॉलो कर रहा। यहाँ भी कई बार होता है, जैसे आज के समय अगर आप देखें कि लोग ट्रेन से मर जा रहे हैं या पुलिस लगातार ब्रुटैलिटी कर रही है, तो पुलिस कह रही है कि हमको तो ऑर्डर मिला है कि आप रोकिए या मरिए, तो अगर कोई मर जा रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है। तो बोले कि एक तरह से वो बनालिटी ऑफ एविल है कि एविल बना दिया गया। एकमैन फेल टू एक्सरसाइज हिज कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग। अभी बोला कि अपनी थिंकिंग खत्म हो जाती है जब हम गवर्नमेंट के सर्वेंट बन गए या कुछ करें, तो गवर्नमेंट जो भी बोला अब हमको ह्यूमैनिटी खत्म हो गई। तो क्या होगा, इंटरनल डायलॉग हिमसेल्फ, अपने से जो डायलॉग करने का आइडिया था कि क्या चीज सही है क्या गलत है, ये सब खत्म हो गया है। और हम अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है या जो भी किसी के भी सर्वेंट किसी आइडियोलॉजी के नाम पे कर रहे हैं, आइडियोलॉजीज को भी इसी तरह क्रिटिसाइज करते हैं कि बहुत से लोग आइडियोलॉजी के नाम पे किसी को किल कर रहे हैं। तो अगर वो इनोसेंट है फिर भी आप आइडियोलॉजी के नाम पे कर रहे हैं तो आपका आइडिया जो है वो मर गया है। और ये कहते हैं यही बनालिटी ऑफ एविल है कि हम एविल बना दिए गए हैं, ना कि हम अंदर से थे।
हमने किसी खास आइडिया को ले लिया। और यहाँ पे अगर देखें तो इनका आइडिया था कि एकमैन जो बोलते हैं कि हमने तो सिर्फ वही काम किया जो हमारी गवर्नमेंट ने हमको बोला था कि ज्यूस को मारो, इसलिए मारा मैंने, ऐसा मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं थी। तो पर्सनल उनके ऊपर केस कैसे चला जाए, लेकिन केस चलता है, उनको सजा भी मिलती है। तो ये आइडियाज आज के समय में, मॉडर्न समय में भी कई बार इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे इन सब चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए टोटलिटेरियन रेजिम, फासिस्ट रेजिम या जो हाइपर नेशनलिस्ट हैं उनसे हमेशा लोग डरे रहते हैं, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बार हिस्ट्री में ऐसा देखा है कि उसको यूज करके कई बार इनोसेंट लोगों को मारा जाता है। तो अब हम इवेल्युएट कर लेते हैं हैना अरेंट को कि जब हम देख चुके हैं सारी चीजें, तो किसी भी थिंकर को इवेल्युएट करते हैं, इनका भी मूल्यांकन जरूरी है। तो देख लेते हैं मूल्यांकन। अरेंट वॉज डिसिसिवली इन्फ्लुएंस क्रिटिकली एंड इमेंसिपेटरी अटेम्प्ट्स टू थियोराइजिंग रीजनिंग एंड डेलिबरेशन। तो किसी भी चीज को जो आइडिया है उनका काफी इन्फ्लुएंस रहती है, उन्होंने काफी इन्फ्लुएंस किया कि रीजनिंग का जो आइडिया है और किस तरह से डेलिबरेट किया जा रहा है, उस तरह की चीजों को जानने के लिए इनका अटेम्प्ट काफी इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। हर मॉडल ऑफ एक्शन एज पब्लिक, कम्युनिकेटिव, परसुएसिव एंड कंसेंसस रीअपियर्स इन हैबरमास थॉट। बाद में हैबरमास का जो थॉट पढ़ते हैं तो उसमें काफी चीजें आती हैं कि हर चीज को डेटा के बेस पे सिर्फ नहीं, या सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों पे नहीं, कई बार साइकोलॉजिकल या कम्युनिकेटिव की हमको जो इंफॉर्मेशन मिले उस बेसिस पे भी चीजों को थियोराइज किया जा सकता है। हर थ्योरी ऑफ जजमेंट हैज बीन यूज्ड बाय क्रिटिकल थ्योरिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो इनकी जो आइडिया है पोस्ट मॉडर्निस्ट काफी यूज करते हैं ऑब्वियसली, कि पोस्ट मॉडर्निस्ट ये नहीं कहते कि इसका डेटा के बेस पे कि किसी भी चीज का, मान लीजिए इसी चीज को करने से अगर हम, जैसे आज के समय अगर ट्रेन ना चलाएं तो बहुत पैसा बच जाएगा, लेकिन पैसा बचाने से ज्यादा ह्यूमैनिटी को बचाने की जरूरत है। पोस्ट मॉडर्निस्ट इस तरह के क्रिटिक करते हैं और ये आइडिया इनका काफी कह सकते हैं सक्सेसफुल भी होता है कि पोस्ट मॉडर्निज्म, जो इनके बाद का जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो काफी इनके आइडियाज को लेता है, जहां पे ह्यूमैनिटी की बात ज्यादा है, इमोशंस की बात ज्यादा है, ना कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की बात या डेटा पे ज्यादा बिलीव नहीं। इसके बाद देख लेते हैं कि रिजिड डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक, कि प्राइवेट अलग रखते हैं, पब्लिक अलग अलग रखती हैं, कि ये दोनों अलग अलग है। ऑल दो जो फेमिनिस्ट है वो काफी क्रिटिसाइज भी करती हैं इनको कि ये हो ही नहीं सकता, प्राइवेट और पब्लिक अलग अलग नहीं हो सकता, जो आप प्राइवेट में करते हैं वही पब्लिक में आएगा, पब्लिक में जो होता है वो प्राइवेट में भी जाएगा। तो फेमिनिस्ट जो आइडिया बोलते हैं कि अगर आप घर में डेमोक्रेटिक है तो स्टेट भी डेमोक्रेटिक होगा, अगर आप स्टेट डेमोक्रेटिक नहीं है तो प्राइवेट लाइफ में भी डेमोक्रेसी नहीं आ सकती। इस तरह हर एक चीज को कहते हैं जो फेमिनिस्ट बोलती है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, कि जो भी पर्सनल है वो पॉलिटिकल है, जो पॉलिटिकल है वो पर्सनल है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलग अलग रह सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं गवर्न हो रहा है या गाइडेड बाय पॉलिटिक्स है। तो चाहे हम खाना क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, इट इज गाइडेड बाय, क्या पढ़ सकते हैं क्या नहीं पढ़ सकते, ये हमेशा से हुआ है, तो ये पॉलिटिक्स होती है। कहाँ पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते ये भी पॉलिटिक्स डिसाइड करेगी। तो आज के समय हम लॉकडाउन है तो पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहे हैं हम जा सकते हैं कि नहीं, तो हर एक चीज जो है पॉलिटिक्स डिसाइड। Marxists have also comment the issue of social justice, poverty and exploitation। जो हमने बात की कि मार्क्सिस्ट इनको क्रिटिसाइज करते हैं कि ये सोशल जस्टिस, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं करती, सिर्फ फ्रीडम की बात करती हैं, क्योंकि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, इनके लिए सिर्फ फ्रीडम जाता है। लेकिन जो लेबर है अगर उसको, उसकी जो सोशल जस्टिस है कि मिनिमम वेज और इन सब चीजों के, बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो फ्रीडम को क्रब करना पड़ेगा, खत्म होगी, तभी जो मार्क्सिस्ट आइडिया है कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट आएगी और तभी लेबर्स को उनका राइट मिलेगा। जब तक लेबर्स के जो कह सकते हैं कि लेबर की तानाशाही, मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं होगी, तब तक लेबर्स के हित में बात नहीं होगी, इस तरह मार्क्सिस्ट बोलते हैं। तो इनके आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं। ओवर एंथुजियाज्म भी बोला जाता है। एथेनियन पोलिस के बारे में कि एक बहुत ही आइडियल आइडिया के बारे में, जो एथेनियन पोलिस जो छोटा स्टेट के बारे में हो रही थी एथेंस के, कि छोटे छोटे स्टेट हो, जनता सब कुछ डिसाइड करे, फ्रीडम हो सबको, वो ओवर एंथुजियाज्म है। हर एलिवेशन ऑफ पॉलिटिक्स टू द एपेक्स ऑफ ह्यूमन गुड एंड गोल्स हैज आल्सो बीन चैलेंज, की कि ऐसा इनका जो आइडिया है कि ह्यूमन गुड जो होगा वही असली गोल है, वो भी चैलेंज किया जाता है कि ऐसा नहीं होता, इससे आगे भी हो सकता है, या अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो ऑल्दो ये चैलेंज तो किया जाता है, लेकिन फिर भी इनका जो आइडिया है
जो टोटलिटेरियनिज्म का आइडिया है, पेनल्टी ऑफ एविल का आइडिया है, या 3 जो आइडिया है वर्क एक्शन का, वो सारे चीजें इंपॉर्टेंट रही हैं। और अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने, मॉडर्न समय में भी, आज के समय में बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए इनका अप्रोच भी काम आता है कि हमेशा हमें, अगर हम कोई चीज देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो आज के समय हमको हमेशा डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, या अगर डेटा अलग भी आता है तो भी ह्यूमैनिटीज पे हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे ही बात खत्म करते हैं अपनी। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।